नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे आपके 9th क्लास जो है उसका एसएसटी, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, वो हम पढ़ रहे थे। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने ये कहाँ तक पढ़ लिया था? SC ST वाला पढ़ लिया था। तो कहाँ से? हम्म शायद यहाँ से पढ़ा होगा। देखिए, जो आपका चैप्टर है, इसके दो पार्ट पहले हो चुके हैं और ये आपका तीसरा पार्ट है। अब आगे अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें सभी। This is an important step, for it is linked to the first condition of democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका स्टेप होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप, एक कदम होता है, वो लिंक्ड होता है। उसकी एक कंडीशन, पहली कंडीशन होती है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है उसका पहली जो कंडीशन कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो भी नागरिक है उस कंट्री का, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों को वो चुन सके। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर पहले हमने क्या पढ़ा था? एक जो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? वयस्क मताधिकार। क्या बोलेंगे? वयस्क मताधिकार। देखो, वयस्क अपन अगर माने तो हमारे कंट्री के अंदर वयस्क जो है वो 18 ईयर्स से अबव माना गया। ठीक है, 18 ईयर्स में अगर उसने एंट्री कर ली है तो वो क्या है? एडल्ट है। तो एडवयस्क, हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर आईडी किसको प्रोवाइड करता है? जिसकी 18 ईयर से अबव। ठीक है। और प्रत्येक जो 18 ईयर्स का हो चुका है उसे एडल्ट फ्रेंचाइज जो आपका यूनिवर्सल मिलता है सभी को, किसी भी बेस का उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक वोट कर सकता है, एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और प्रत्येक की क्या है? बराबर की वैल्यू है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन। बिना किसी अच्छे कारण से किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जाता, अपनी वोट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसके पास गुड रीजन है तो उसको डिनाई कर दिया जाता है। गुड रीजन मतलब, जैसे अगर आप अभी, जैसे हाल ही में आपके असेंबली इलेक्शन में राजस्थान के अंदर, अगर वहां पे आप जाते हैं वोट देने के लिए, अगर वहां पे आपके पास कोई भी ओरिजिनल या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो आपको साबित करता है कि आप उस वार्ड के या फिर उस बूथ के आप वोटर हो और आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के आप वोटर हो, तो फिर ये आपके लिए अच्छा गुड रीजन हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर आप वोटिंग करने जा रहे हो और वहां पे जो रूल्स और रेगुलेशंस है वहां पे उसको नहीं मान रहे हो, तो फिर वो आपके लिए गुड रीजन है, वो आपको डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। जो डिफरेंट सिटीजन से, विभिन्न प्रकार के जो नागरिक है, वो एक दूसरे से बहुत तरीकों में क्या है? डिफर करते हैं, अलग अलग है। कैसे? कि सम आर रिच, कुछ तो धनवान है, सम आर पुअर, कुछ गरीब है, सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ कुछ शिक्षित और प्रशिक्षित, सम आर नॉट सो एजुकेटेड, और कोई ज्यादा, कुछ लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है, और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, बिल्कुल ही निरक्षर है। सम आर काइंड, कुछ लोग दयालु है, अदर्स आर नॉट सो काइंड, जो दूसरे लोग हैं वो बिल्कुल ही काइंड नहीं है। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स, और सारे क्या है? ह्यूमन बींग्स है, मानव प्राणी है, विद देयर ओन नीड्स, जो अपनी आवश्यकताओं के साथ अपने अलग अलग व्यूज होते हैं।
That is why all of them deserve to have an equal say in decision that affect them. तो इतने सारे विभिन्नताएं होने के बावजूद कोई कैसे कह सकता है कि ये सभी इक्वल होंगे और इक्वल ही निर्णय करेंगे जो उनको प्रभावित करेंगे? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, all the citizens aged 18 years, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, प्रत्येक नागरिक की, एंड अबव, इससे ऊपर है, कैन वोट, वो मतदान कर सकते हैं इन एन इलेक्शन, चुनाव के अंदर। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट, प्रत्येक जो नागरिक है उसके पास, देखो नागरिक की बात की जा रही, पीपल की बात नहीं की जा रही है, ठीक है? पीपल तो किसी दूसरे कंट्री का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सिटीजन की बात की जा रही है। रिगार्डलेस ऑफ हर हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, बिना किसी उसके लिंग के आधार पर, बिना किसी उसके धर्म के आधार पर, बिना किसी उसकी कास्ट के आधार पर उसको वोट का अधिकार मिलता है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड कैन, कुछ क्रिमिनल्स और कुछ जो लोग होते हैं अनसाउंड माइंड है, कैन टू बी डिनाइड द राइट टू वोट। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको डिनाई किया जाता है राइट टू वोट करने का, उनको वोट का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या होते हैं? प्रिजन के अंदर होते हैं, जेल के अंदर होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्राइम किया है, इसलिए उसको ये राइट नहीं मिलता। बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, बट कुछ अगर ऐसी रेयर कोई कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ द ऑल एलिजिबल वोटर पुट ऑन द वोटर लिस्ट। अगर गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व होता है कि उन सभी योग्य जो वोटर्स है उनका वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम आए। वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची। As new person attained voting age, names are added to the voter list। जो ऐसे नए जो जवान लोग होते हैं, जो नए व्यक्ति होते हैं, जो अपनी वोटिंग एज कितनी इंडिया के अंदर? वोटिंग एज है आपकी 18 ईयर्स। जो आपकी अगर ये वोटिंग एज प्राप्त कर ले तो उनको वोटर लिस्ट में ऐड करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो अपन कहाँ बढ़ रहे थे? हाँ, तो जो भी पर्सन है वो वोटिंग एज प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका नाम जोड़ना किसका है? आपके किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब आपके गवर्नमेंट का। नेम्स ऑफ दोज हु मूव्ड आउट ऑफ ए प्लेस, जो ऐसे व्यक्ति जो उस स्थान से मूव कर गए हैं, वहां से चले गए हैं, और हु आर दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, और जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन जो पर्सन को डिलीट कर दिया जाता है आपकी इलेक्टोरल जो आपकी लिस्ट होती है वहां से। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स। जो आपकी कंप्लीट जो रिवीजन होता है किसका? लिस्ट का,
प्रत्येक 5 साल के बाद में उसकी जैसे अभी आपके इलेक्शन हुए 2023 के अंदर, तो इससे पहले आपकी सूचियों का प्रकाशन कब हो चुका है, 2018 के अंदर। 2018 के बाद में आपके जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां 2019 के अंदर और आपके जो नए मतदाता हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपकी पंचायतों के इलेक्शन आएंगे 2020 के अंदर। तो आपके ऐसे आपका 5-5 साल का चल रहा है, जैसे 2018 वाली है 2023 के अंदर, 2019 वाली है 2024, ठीक है। और आपकी 2020 है वो आपके 2025 के अंदर। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स टू अप टू डेट, और ये इंश्योर किया जाता है कि ये सारी मतदाता क्या है, अप टू डेट है, एकदम अपडेट है, अभी तक वो उसमें सारा कोई भी बकाया नहीं है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और पिछले कुछ ही आपके सालों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एपिक जारी किया है। एपिक पहले देखो, पहले इस एपिक जो आपका वोटर आईडी आता था उसमें फोटो नहीं आती थी, लेकिन अब उस कुछ ही सालों में क्या आने लगा है, एपिक आने लगा। एपिक का मतलब क्या होगा, ई का ई फॉर इलेक्शन, पी फॉर फोटो, आई फॉर आइडेंटिटी, सी फॉर कार्ड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक। द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। और जो सरकार है उसने कोशिश की है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वोटर को देने के लिए, ठीक है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, और उस वोटर को ये रिक्वायर्ड है, उसका एक कर्तव्य है कि वो उस कार्ड को कैरी करे, साथ में ले जाए व्हेन दे गो आउट टू वोट, जब वो वोट कास्ट करने जाए, वोट देने जाए। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर कोई वोट नहीं कर सके, ठीक है। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग, लेकिन ये जो कार्ड है ये वोटिंग के लिए कंपलसरी नहीं है। आपने देखा होगा, आपने अभी जैसे इलेक्शन हुए हैं तो उसमें बताया है सबसे पहले तो आपके पास वोटर आईडी मीन्स आपका आईपी होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, दिस इज नॉट कंपलसरी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड है, क्या है, आधार कार्ड, तो भी आप वहां पे वोट कर सकते हैं। अगर किसी के पास क्या है, राशन कार्ड है, तो भी आप वोट कर सकते हैं। आपके पास जॉब कार्ड है तो भी आप वोट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी आप वोट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई पेंशन का कोई आइडेंटिटी कार्ड है या कोई आपकी नौकरी का आइडेंटिटी कार्ड है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं बनाया कि भाई एपिक ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एपिक बना हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं वो खो जाता है किसी भी कारण से, लेकिन उस दिन वो मिल नहीं पाता, तो वो वोट से वंचित ना रह जाए, इसलिए उसको दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। वोटिंग के लिए जो वोटर्स होते हैं वो दिखा सकते हैं मेनी अदर प्रूफ्स, बहुत सारे अन्य जो प्रूफ्स है, सबूत है ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के जो सबूत है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपका राशन कार्ड हो गया और द ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जैसे आपके राशन कार्ड हो गया या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब हम पढ़ते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। क्या पढ़ते हैं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखो एक जो आपका कैंडिडेट होता है उसको कोई जो भी पार्टी होती है वो उसको क्या प्रदान करती है, सिंबल प्रदान करती है कि ये जो फलाना फलाना है ये मेरे सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। जैसे आपने देखी होगी बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, आरएलपी जैसा अपनी पार्टियां देखी होगी, सभी के अपने अपने सिंबल होते हैं, और वो अपने एक कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक निर्वाचन क्षेत्र पर वो अपना जो आपका चुनाव चिन्ह है वो प्रदान करती है कि हमारी पार्टी का ये कैंडिडेट होगा। चलो ये तो कैंडिडेट हो गया, लेकिन ये कैंडिडेट क्या करता है, अपना जो, जैसा आप एक स्कूल में एडमिशन लोगे, स्कूल में एडमिशन के लिए आपको क्या भरना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा।
उसी तरह अगर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन करवाना पड़ेगा, उसका अपना नामांकन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? नामांकन करवाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप अगर देखेंगे तो जैसे ज्यादातर क्या होता है कि अभी जो विधानसभाओं के जो एमएलए जो कैंडिडेट होते हैं वो कहाँ फॉर्म भरते हैं? आपके एसडीएम ऑफिस में करते हैं। जो आपका क्या होता है, उपखंड अधिकारी होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, एसडीओ, या फिर क्या बोला जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है तो ये क्या कहलाता है? एसडीएम कहलाता है। और एक ऑफिसर के रूप में काम करता है तो फिर क्या कहलाता है? एसडीओ। ठीक है, तो ये इनके सामने ये आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो कैंडिडेट्स कैसे नॉमिनेशन करते हैं वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वी नोटेड अबाउट दैट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल हैव शुड हैव ए रियल चॉइस। हमने ये नोट किया कि एक लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों के सामने एक क्या होनी चाहिए? रियल चॉइस होनी चाहिए। दिस इज वहां पे फेक चॉइस नहीं होनी चाहिए। आपके सामने कोई दबाव वाली चॉइस नहीं होनी चाहिए कि हाँ इसमें से तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। रियल चॉइस होगी तब होगी। This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election। और ये कब सही होगा? जब आपको जो पीपल होते हैं उनको रियल चॉइस कब मिलेगी? जब वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा किसी भी व्यक्ति पर चुनाव लड़ने के लिए। कितने भी मतलब आपकी देयर इज नो लिमिट टू चेज, मतलब द कॉन्टेस्ट, मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी लिमिट आपके नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार कितने भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके पास थोड़ा जैसे वो जमानत राशि है वो दी जा वो जमा की जाती है। उसका थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा नहीं देखा जाता कि भाई ये नहीं लड़ सकता किसी के आधार पर, लिंग के आधार पर, आपके क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो लोगों को ज्यादा सारा चॉइसेस मिलेगी। दिस इज व्हाट योर सिस्टम प्रोवाइड्स। और ये जो है वो कौन प्रोवाइड्स करता है? हमारा सिस्टम प्रोवाइड्स करता है। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शंस। जो व्यक्ति वोटर हो सकता है तो वो एक कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शंस में। जैसा आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी गए वहां पे इलेक्शन अपना मत देने के लिए, तो वो कैंडिडेट तो खुद है, तो कैंडिडेट खुद है और वो अभी क्या है? वोटर। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स। अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। तो 25 साल किसके लिए? कैंडिडेट के लिए। लेकिन वोटर के लिए कितनी चाहिए आपके? 18 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। चलो, the only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter। ये बात केवल एकमात्र डिफरेंस है कि एक कैंडिडेट अगर है तो उसकी मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 चाहिए। लेकिन अगर वो एक वोटर है तो उसकी एज कितनी चाहिए? 18 ईयर्स चाहिए। देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स। अगर कुछ प्रतिबंध उस पर है, जैसे आपके अगर क्रिमिनल्स हो तो ऐसा है, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। बहुत कम केसेस के अंदर क्रिमिनल क्या करता है? जेल में से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है। लेकिन जब उसको जज क्या करे, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब उसको हाई कोर्ट, जब उसको थोड़ा सा रिलैक्स प्रदान करे तब वो कर सकता है। कुछ ऐसा एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा कोई मामला हो तो फिर उसमें वो मार सकता है, वरना ऐसा नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? नॉमिनेट करती है उन कैंडिडेट्स को जो
पार्टी सिंबल प्रदान करते हैं और पार्टी का सपोर्ट प्रदान करते हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज कॉल्ड ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। ठीक है, आप अभी इससे भी कैसे टिकट किसको मिला रहा है, किसको टिकट मिला, अरे टिकट टिकट के चक्कर में मतलब बहुत ही गड़बड़ जाले हो गए। तो पार्टी जब भी कोई कैंडिडेट पार्टी से अपना सिंबल लेके आता है, पार्टी का सपोर्ट लेके आता है, तो जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिकट। ठीक है, every person who wishes to contest an election is to fill a nomination form and give some money as security डिपॉजिट। आप प्रत्येक व्यक्ति जो क्या करता है, जिसकी इच्छा है, जो कामना करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट करना है, चुनाव लड़ना है टू फिल, उसे एक भरना होता है, क्या, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नामांकन करना होता है, और गिव, और देनी पड़ती है सम मनी, कुछ धन देना पड़ता है, एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं जमानत राशि। अगर मुझे बताओ, अगर ये आपका इलेक्शन जो है, कैंडिडेट अगर कोई भी फार्म भर सकता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बताओ कोई भी फार्म भर सकता है ना। लेकिन उसके लिए जैसे आपकी 20,000 रुपये या आपकी 30,000 रुपये ऐसे आपकी सिक्योरिटी जमा करवाए, तो भाई साहब हर किसी के पास तो नहीं मिलेगा। और लास्ट में जब चुनाव कोई हार जाते हैं, किसी के वोट कम आते, तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई उसकी जमानत जब्त होगी। और ये क्या है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये है, आगे चीज समझ में। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. हाल ही में एक नया सिस्टम डिक्लेयर हुआ है, जिसकी घोषणा हुई है, और जिसको जो चुनाव जो घोषणा है, जो निर्णय है, उनका फाइनल जो डिसीजन आना है कि भाई कौन जीतेगा, वो उनके रिगार्डिंग आपकी सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन आए, कुछ निर्देश आए हैं। एवरी कैंडिडेट इज टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, अगर कोई कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहा है, ठीक है, तो उसको एक डिटेल्स आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है, उसको घोषणा पत्र भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है, घोषणा पत्र भरना पड़ता है। और उसमें घोषणा पत्र किससे संबंधित हो, एक तो सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो उसके विरुद्ध कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस नहीं हो, कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस नहीं हो, कोई घोर अपराध में लिप्त ना हो। ठीक है, सेकंड क्या है, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट इन हिज और हर फैमिली। ठीक है, उसको खुद की, एक तो खुद की और उसके फैमिली की, क्या उसके पास कितनी एसेट है, कितनी तो क्या है एसेट है, कितनी उसकी संपत्ति है, उसकी परिसंपत्ति कितनी है वो बतानी पड़ती है, एक तो उसकी घोषणा करनी पड़ती है। और फिर उसकी क्या लाइबिलिटीज है, क्या उसकी देयता है, क्या उसका बकाया है, ये भी देना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा, अगर कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और उसके भाई साहब 1 करोड़ का कर्जा है, तो क्या वो लाइबल है क्या, नहीं, उसके पास वो दिवालियापन होने को कगार पर है। ठीक है, अगर उसकी संपत्ति भी तो होनी चाहिए, संपत्ति होगी, चलो संपत्ति और जो आपकी लाइबिलिटीज है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आदमी 10,000 कमा रहा और मंथली वो 30,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बताओ देर इज नो बैलेंस बिटवीन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। समझ आ रही बात ये। फिर आपकी जो तीसरी होती है, वो होती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। जो आपकी जो चुनाव कैंडिडेट लड़ रहा है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा है, उसकी आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, हालांकि हमारे इंडिया के अंदर उसकी फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, मिनिमम नहीं रखी गई है, फिर भी उसको मेंशन करना पड़ता है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक
और ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरे पब्लिक में जाती है, इसको पब्लिक सार्वजनिक करना पड़ता है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। ये जो सूचना है ये पब्लिक करने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ताकि लोग उन कैंडिडेट के बारे में समझ सके कि कैंडिडेट हमारा है कैसा, कैंडिडेट जो है वो अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है, कैंडिडेट हमारा दिवालिया है या फिर बैंकरुप्ट है या फिर बढ़िया सा रिच है, कैंडिडेट ऑनेस्ट है क्या है, ठीक है, कैंडिडेट एक क्रिमिनल्स है या क्रिमिनल्स नहीं है। अरे चीज समझ में, ये सारा सब कुछ पता करने के लिए ये सारा डिक्लेरेशन करना पड़ता है। और डिक्लेरेशन करने के बाद आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर आते हैं, आपके न्यूज जो आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं वहां आते हैं कि पिन की इतनी संपत्ति है, इतने करोड़ है, इतने अरब की संपत्ति है, तो लोग सोच समझ कर उनको अपना वोटिंग आगे चीज समझ। तो ये आपका नॉमिनेशन फॉर्म है, ये आपके 2018 का है। जो आपका मिजोरम आपके इलेक्शन हुए थे, मिजोरम में असेंबली इलेक्शन हुए थे, अभी भी अब राजस्थान की शाद में ही हो रहे हैं। तो ये एक आपका सैंपल फॉर्म है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे आपका नेम एंड रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आपका विधानसभा क्षेत्र का ये आपका कोड दे रखा है, नंबर दे रखा है, जैसे 7 नंबर है। और यहाँ पे तोईवाल आपका ये एक विधानसभा क्षेत्र का नाम दे रखा है। और पीछे कोष्टक में दे रखा है कि दिस इज रिजर्व फॉर एसटी, ये क्या है, एक रिजर्व सीट है, क्या है, रिजर्व सीट है। और पार्ट नंबर आपका 14, ठीक है। वो फिर आपका ये सेम सेम क्या है, नंबर नेम रिजर्वेशन स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय से, ठीक है, संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में कौन सा नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ये बड़ा संसद होता है और संसदीय क्षेत्र होता है, और इस संसदीय क्षेत्र में आपके विधानसभा क्षेत्र होते हैं। जैसे एक संसदीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो 4 या 3 आपकी विधानसभा क्षेत्र आती है, ठीक है। तो ये आपकी उसमें से 1 नंबर है। जैसे आपका ईयर ऑफ रिवीजन, जो आपकी वोटर लिस्ट है वो आपकी, और ये आपकी स्पेशल समरी रिवीजन, विशेष जो उसका वोटर लिस्ट का होता है, और वोटर लिस्ट कब पब्लिश हुई ये आपकी है, और कौन सी डेट तक उनको क्वालिफाई किया गया, कि कौन सी डेट तक उसको 18 ईयर्स माना गया, तो ये आपकी डेट है, ठीक है। और ये आपका रिवीजन कब हुआ ये, और जो आपका पोलिंग एरिया है और पोलिंग एरिया का जो पार्ट है उसकी ये डिटेल्स है, कौन सा गांव है ये, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन आपका ये आ गया, जब आपका मतदान जो केंद्र होता है वो है आपका। नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स, कितने उस पोलिंग बूथ पर इलेक्टोरल्स है, मतदाता है। जैसे आपके मेल 93 है, विथ फोटो 93 है, विदाउट फोटो 0 है, फीमेल है आपकी, ठीक है। ये आपकी वोटर लिस्ट है, ऐसी आपकी वोटर लिस्ट होती है। ये क्या है, आपकी वोटर लिस्ट होती है। ऐसे आप देखेंगे आपके पास में दे आपने के आपके जो बीएलओ जो होता है उसके पास में मिल जाएगी। और अभी आपने अगर कोई 18 ईयर्स का है, अगर वो वहाँ पे वोट कास्ट करने गया, देने गया है, तो आप देखेंगे जो पीओ फर्स्ट होता है उसके पास में वो वोटर लिस्ट होती है और उसमें वो चिन्ह लगाते जाता है। अब पढ़ते हैं इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन कैंपेन तो बहुत ही भाई साहब बहुत ही खतरनाक इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन होता क्या है, इलेक्शन कैंपेन आपने देखी होगी, रैली, रेला, सभा, ठीक है, महारैली, ये आपके इलेक्शन कैंपेन है। ऐसे कैंपेन जो इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो कैंडिडेट से रिलेटेड होते हैं। कैंडिडेट क्या करता है, जो आपकी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है उसके बाद में अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद में उसको टाइम मिलता है अपना कैंपेन करने का, कि वो अपनी सारी नीतियां, वो अपने सारे जो कार्य करने के जो इरादे हैं उस क्षेत्र में, जो विकास के जो एजेंडे वो जनता के सामने पेश करे। और जनता के सामने पेश करने का जो माध्यम होता है वो होता है
कैंपेन, जो अपने मतदाता जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है उससे जो जुड़े हुए क्षेत्र है वहां पे जाकर के वो कैंपेन करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्शन कैंपेन। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई चुनाव का जो मेन उद्देश्य अगर आप माने तो वो होता है लोगों को चांस देना कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रीफर, और गवर्नमेंट जो है बना सके, और गवर्नमेंट के द्वारा अपने क्या बना सके, पॉलिसीज बना सके। अगर वो पहले अपने चुनाव के माध्यम में क्या चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रतिनिधि क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, गवर्नमेंट का करेंगे, सरकार का। फिर वो सरकार क्या करेगी, अपने लिए पॉलिसी बनाएंगे। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. इसीलिए ये आवश्यक है कि एक बहुत ही मुक्त, फ्री और एकदम खुली आपका डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए अबाउट किसके बारे में, हु इज ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव, कि कौन एक अच्छा, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। ठीक है, हमें चूज करना इलेक्शन के माध्यम में कि हाँ ये आदमी हमारे लिए अच्छा है, ये आदमी हमारे किसी की प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और ये अपने खुद के स्व निर्णय और अपने जो स्वहित के लिए कुछ भी नहीं करेगा। अगर जो भी नेक्स्ट टाइम में करेगा तो वो अपने पब्लिक के हित के लिए करेगा, ये हमारे एरिया में काम करेगा। इसीलिए आपको डिस्कस होता है विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज ए गुड पॉलिसी, और कौन सी जो पार्टी है वो बेटर गवर्नमेंट का निर्माण करेगी, और कौन सा आपकी गुड पॉलिसी का निर्माण करेगी। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, और ये सारे जो ऐसी बातें होती है वो आपके इलेक्शन, आपके कैंपेन के दौरान होती है। In our country, such campaigns take place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, कितने वीक का होता है, 2 वीक्स का होता है। कितने वीक्स का होता है, 2 वीक्स। 2 वीक्स अगर माने तो लमसम आपके 15 डेज, ठीक है, 15 डेज। तो इस 15 डेज के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी पोलिंग आपकी फाइनलिस्ट कैंडिडेट्स की होगी कि भी अब भाई साहब ये चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, अब इनमें से कोई भी फॉर्म अपना उठा नहीं सकता, उसकी उसकी डेट से लेकर के आपकी जो पोलिंग डेट होती है उसके 24 घंटे पहले, ठीक है, उसकी पोलिंग डेट होती है उसके 24 घंटे पहले आपका जो कैंपेन है वो बंद कर दिया जाता है, उसके बीच में चलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, जो इस पीरियड के दौरान जो आपके कैंडिडेट्स है, उम्मीदवार है, वो अपने वोटर से कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कैसे भी, आपकी सोशल मीडिया हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका वाहन रैली हो, चाहे आपकी कैसी भी रैली हो उसके अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, जो आपके राजनेता होते हैं वो एड्रेस करते हैं, वो भाषण देते हैं इलेक्शन मीटिंग्स में, चुनाव की जो मीटिंग सभाएं होती है वहां पे। एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबालाइज देयर सपोर्टर्स, और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो मोबालाइज करते हैं अपने सपोर्टर को बिठा के उस सभाओं में, रैलियों में, कैंपेन के अंदर वहां पे लेकर आते हैं। दिस इज ऑल्सो द पीरियड when newspapers and television news are full of elections related stories and debates, और ये वो समय होता है कि जब जितने भी आप वहाँ पे न्यूज़पेपर्स देखो, जितने भी आपके समाचार पत्र देखो, जितने भी आप वहाँ पे टेलीविज़न देखो, वहाँ पे न्यूज़ जो चलेगी वो सारी इलेक्शन रिलेटेड चलेगी, निर्वाचन जो चुनाव संबंधी ज़्यादा चलेगी। वहाँ की जो आपकी स्टोरीज हो, कहानियाँ हो, या आपकी आपकी डिबेट्स हो, जो आपकी बहस चलेगी कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, कौन सी पार्टी ये सरकार कौन बनाएगी, ये आपकी डिबेट जो है, आपकी बहस चलती रहती है। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो 15 डेज तक लिमिटेड नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है, आप रूल देखेंगे तो 15 डेज का है, 2 वीक्स का है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। हकीकत की बात तो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है, बहुत सारे महीने पहले वो काम करना स्टार्ट कर देती है उस इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है।
इन इलेक्शन कैंपेन्स चुनावी अभियानों में पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी जो वो कोशिश करती है कि वो फोकस करे, अपना ध्यान केंद्रित करे लोगों का अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। जैसे अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे बनते हैं कि जैसे आपका पेट्रोल डीजल का दाम हो गया, आपकी जो रसोई गैस है उसका दाम हो गया, आपका जो लोगों का रोजगार है वो हो गया, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है वो हो गया, बड़े इश्यू हो गए, और आपकी देश की सुरक्षा, ये सारा हो गया। तो ऐसे बड़े इश्यू वगैरह देखेंगे आप जो से आपके एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी की है, फिर आपके हेल्थ इश्यूज है, ऐसे बड़े बड़े इश्यूज जो होते हैं वो प्रभावी ज़्यादा रहते हैं, वो हाईलाइट रहते हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक। वो जो लोग राजनेता होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं टू दैट इश्यू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, ताकि लोग जिस जो पार्टी है वो जो मुद्दा उठा रहा है उसके पक्ष में ज्यादातर लोग आ जाए और वो उसके पक्ष में वोटिंग कर दे। Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various election। चलो अपन क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी सक्सेसफुल आपकी जो स्लोगन है, जो आपके नारे हैं वो देखते हैं जिसके कारण से बहुत सारी पार्टियां अपनी नई सरकारों का निर्माण किया है। ये आपके फेमस फेमस आपके स्लोगन्स हैं। कौन कौन से? द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी हैव टू द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। जब आपकी जो कांग्रेस पार्टी है जब वहां पे लीड करती थी आपकी इंदिरा गांधी, जब आपकी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो उन्होंने सबसे पहला अपना एक स्लोगन बनाया था जिसको बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ मीन्स रिमूव पॉवर्टी। कहां से? फ्रॉम इंडिया। इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971, आपके 1971 के आपके जो लोकसभा चुनाव थे वहां पे उन्होंने नारा दिया, द पार्टी प्रोमिस्ड टू रिटर्न ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। हमारे देश से पूरी गरीबी हटा देगी, ऐसी पॉलिसी बनाएगी कांग्रेस पार्टी। वो क्या करेगी? पूरे देश से आपके गरीबी हटा देगी। ये आपके कौन से इलेक्शन के दौरान हुआ था? 1971 के दौरान हुआ था। फिर शेव डेमोक्रेसी, ये जो आएगा, यह दूसरा स्लोगन, लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। तो वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी, ये किसके द्वारा दिया गया था? जनता पार्टी के द्वारा दिया गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। 1977 के अंदर आपके जो इलेक्शन हैं हुए 1977 के अंदर, जब इलेक्शन हुए तो जयप्रकाश नारायण जो आपके लीडर थे जनता पार्टी के, तो उन्होंने सेव डेमोक्रेसी स्लोगन दिया। द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेसेस कमिटिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज। जब आपका आपने पता होगा इंदिरा गांधी ने आपके पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, क्या लगा दी? इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल लगा दिया। तो वहाँ लोगों को ऐसा लगा कि हमारी जो फ्रीडम्स है, जो हमारे राइट्स है, वो कहीं ना कहीं लिमिट किए जा रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा जो डेमोक्रेसी है वो क्या खतरे में है, और डेमोक्रेसी जो है वो अब क्या जा रहा है? गर्त में जा रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए जो डेमोक्रेसी जो नष्ट होने जा रहा है उसको बचा ले। तो ये नारा किसने दिया था? जनता पार्टी ने दिया था। The party promised to undo the excesses committing during emergency, restore and civil liberties, ताकि जो आपकी नागरिक जो आपकी लिबर्टीज है, जो आपकी नागरिक की स्वतंत्रता है, वो वापस रिस्टोर हो जाए। ठीक है, आ रही चीज समझ में? एक तो भाई कोई व्यू देखा करो और पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताया करो कि ताकि कि भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। द लेफ्ट फ्रंट, जो आपका वामपंथ है, जो आपका वामपंथ है, use the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly elections held in 1977। जो आपकी जमीन के बारे में ये स्लोगन दिया गया था। फिर आपका
प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, प्रोटेक्ट अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान को प्रोटेक्ट कीजिए, किसका, तेलुगु का। अब तेलुगु व स्लोगन यूज बाय एन टी रामाराव, ये किसके द्वारा किया गया, एन टी रामाराव के द्वारा किया गया। द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983, जो आपके 1983 के जो आपके विधानसभा जो चुनाव हुए थे आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां की जो पार्टी है आपकी कौन सी है, तेलुगु टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी है। वहां के रामाराव जो लीडर थे उन्होंने ये आपको नारा दिया था। ऐसे स्लोगन बहुत मिल जाएंगे आपको, ऐसे स्लोगन मिले नहीं आपको, विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, अब कब होगा ये पता नहीं, ठीक है, ऐसे स्लोगन बहुत सारे आते हैं। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their elections campaigns the way they want to. तो लोकतंत्र के अंदर ये बहुत ही अच्छा रहता है कि पार्टी जो राजनीतिक दल होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फ्री छोड़ दें, ठीक है, टू कंडक्ट देयर इलेक्शंस कैंपेन्स, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टियां आराम से स्वतंत्र होकर अपने इलेक्शन कैंपेन कर सके, अपने चुनाव दौरे कर सके, चुनावी सभाएं सभाएं कर सके। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है उनको रेगुलेट करना, उनको क्या करना, नियंत्रित करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। कैंपेन टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट ए फेयर एंड इक्वल चांस टू कंप्लीट, ताकि प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक कैंडिडेट के पास में एक फेयर, एक अच्छा और इक्वल, एक बराबर का चांस हो टू कंप्लीट, ताकि वो अपना कैंपेन कंप्लीट कर सके। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, हमारे चुनाव के जो लॉ के अनुसार, नो पार्टी एंड कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी है, कोई भी उम्मीदवार है, वो ये बातें नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक तो आपकी ब्राइब होगी, ब्राइब मतलब रिश्वत, और थ्रेटन वोटर्स, लोगों को धमका नहीं सकते कि मेरे वोट मेरे को देना है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वो क्या क्या नहीं करे, अपील नहीं करे, लेकिन चुपके चुपके लोग कर ही लेते। जाति के आधार पर तो आज इलेक्शन है ही नहीं। वर्तमान में देखा, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से उसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको सैद्धांतिक के तौर पर आप उसको वहां पे लिख दो कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप प्रेजेंट की अगर पोजीशन देखो तो जाति कहीं ना कहीं आपके लोकतंत्र में हावी जरूर है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, कोई भी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है, जो आपकी राजनीतिक, जो आपकी सरकार के जो संसाधन है, वो यूज नहीं करेगा अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। फिर स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कंस्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन कंस्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। अगर कोई कैंडिडेट वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी लिमिट कितनी रखी है, 10 लाख। 10 लाख से वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसके पास लोकसभा है, अगर वो लोकसभा का कैंडिडेट है, तो उसके पास उसकी लिमिट कितनी है, 25 लाख से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। क्या, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या ये लिमिट बरकरार है, क्या नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बट देयर इज अ रूल, लेकिन रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लिमिट आ गई, पता चल गई आपको। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी जो 25 लाख की है वो आपकी लोकसभा के अंदर, 10 लाख की सीमा आपकी किस में है, आपके विधानसभा के। इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, कौन, कैंडिडेट या आपकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किया जा सकता है। इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, इलेक्शन होने से पहले, होने के बाद भी अगर वो इलेक्शन हो जाए और वो इलेक्टेड ही घोषित किया जाए, वो विजय भी घोषित हो जाए, लेकिन फिर अगर उसको कोर्ट ऐसे
कह दे कि ना भाई इन्होंने मेल प्रैक्टिस की है, इन चारों में से उन्होंने कुछ ना कुछ यूज किया है, तो वो उनको भाई साहब क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इन एडिशन टू द लॉज, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns। इसीलिए इसके साथ साथ में हमने कुछ नियम बनाए हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इन आवर कंट्री, हमारे देश में, और वो उनके साथ में सहमत हो। वो एक मॉडल के रूप में, जिसको क्या बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आपके आचार संहिता। जब आपका कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन होता है, जब आपके इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाता है कि इस तारीख को हो जाएगा, घोषणा हो जाती है चुनाव की, तो उस दिन से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है उस क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी पार्टी और कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, देखो, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप। अब प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होता है, देखो, अगर हिंदू के लिए माने तो आपका टेम्पल हो गया, अगर आपके मुस्लिम लोगों के लिए मानो तो आपका मॉस्क हो गया, आपकी मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया। तो ये जो आपके प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो अपने कैंपेन के लिए जो कैंडिडेट है, वो राजनीतिक पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए यूज नहीं कर सकती। ठीक है, पहला कोड ऑफ कंडक्ट तो ये है। फिर यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, जो आपके सरकारी जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, जैसे आपकी सरकारी वाहन देखिए कि रोडवेज, ठीक है, तो रोडवेज हो गई, तो ये आपके यूज नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट, जो आपके वायुयान होते हैं, सरकारी वायुयान है, वो यूज नहीं कर सकते। ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, सारे जो कार्मिक होते हैं सरकार के, जो अधिकारी होते हैं, उनको आप पॉलिटिकल कैंपेन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decisions, or make any promises for providing public facilities। अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, एक बार अगर अनाउंस कर दिया जाता है कि इलेक्शन होंगे, तो फिर जो मिनिस्टर मंत्री होते हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकते। अगर कोई पहले से अगर कंटिन्यू है, अगर कोई पहले से अगर चला आ रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, बट नया प्रोजेक्ट वो स्टार्ट नहीं कर सकते। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय नहीं कर सकते, कोई बड़ी नीति नहीं बना सकते। और मेक एनी प्रोमिस, कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकते फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, कि ताकि वो एक सार्वजनिक सुविधा प्रदान कर सके, ऐसा बिल्कुल ही वो नहीं कर सकते। अरे चीज समझ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। और जब आपके फाइनल चुनाव का जो फाइनल स्टेज है, अंतिम जो चरण है, वो ये है कि उस दिन जब वोटर क्या करते हैं, अपने वोट को कास्ट करते हैं और अपना पोल करते हैं, चुनाव करते हैं। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। और उस दिन को क्या कहा जाता है, इलेक्शन डे। क्या कहा जाता है, इलेक्शन डे, मतदान दिवस। Every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office। जो भी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, जो भी एवरी पर्सन जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है, वो अपने नजदीकी आपका जो पोलिंग बूथ है वहां जा सकता है। और जाकर के ज्यादातर कहाँ आपके
ये सिचुएटेड स्थित होते हैं आपकी, या तो आपकी कोई लोकल स्कूल हो, इस ज़्यादातर स्कूलों में होते हैं, और या फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफिस हो, या फिर आपका सरकारी कार्यालय हो, वहाँ पर वो बूथ होते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, अगर एक बार वोटर अंदर चला गया बूथ के अंदर, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, जो ऑफिशियल होते हैं अंदर, पीयू फर्स्ट है, पीयू सेकंड है, पीयू थर्ड है, आपका पीआर है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर, उसकी अंगुली पर क्या करते हैं, एक मार्क करते हैं, चिन्ह करते हैं, जैसे मेरा देखो ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अलाउ हर, और उसको अनुमति देते हैं टू कास्ट और वोट, उसको अपना वोट देने के लिए। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड एंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन देयर फेयर वे। और प्रत्येक पार्टी का, प्रत्येक कैंडिडेट का एक एजेंट बैठता है, एक अभिकर्ता बैठता है, जो ये डिसाइड करता है, ये निर्णय इंश्योर करता है कि हाँ, इलेक्शन में कोई मेल प्रैक्टिस, कोई भी फेक जो आपकी है वो नहीं की जा रही है, आप एकदम जो इलेक्शन है वो एकदम फेयर तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पोलिंग और काउंटिंग। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले क्या होता था, जो वोटर्स होते थे, अब तो क्या आ गई, ईवीएम आ गई। अब क्या आ गई, ईवीएम आ गई। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था, जो मतदाता होते थे वो इंडिकेट करते थे, वो एक सील लगाते थे, ठीक है, स्टाम्प लगाते थे, किस पर, बैलेट पेपर पर। पहले जब ईवीएम नहीं थी तो ऐसा कागज आता था, और ऐसे कॉलम बने हुए थे, एक कॉलम आपके नंबर हो गए, एक आपका चिन्ह हो गया, और एक आपके चिन्ह हो गए। तो उस चिन्ह पर आपको क्या करना पड़ता था, स्टाम्प लगाना पड़ता था, वहाँ पे इस पे सील लगानी पड़ती थी, वो इससे गिने जाते थे, जिसको क्या बोला जाता था, बैलेट पेपर। ए बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर। बैलेट पेपर क्या है, कागज था, ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, जिस पर नाम थे जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है वहां के, एलोंग विद पार्टी नेम, उनके साथ में उनकी पार्टी का नाम भी होता था, और उनके साथ में सिंबल्स आर लिस्टेड, उनके सिंबल भी होता था। नाउ ए डेज, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। और इस मशीन में भी क्या दिखाए जाते हैं, आपके नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स दिखाए जाते हैं एंड पार्टी सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो आपके निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, टू हैव देयर ओन सिंबल्स, उनके खुद के सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, इलेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, जो आपके निर्वाचन आयोग जारी करता है। ऑल देयर द वोटर हैज टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वांट्स टू गिव हर वोट, और उस वोटर को उसके सामने प्रेस करना पड़ता है बटन, ताकि जिस कैंडिडेट्स को वो अपना वोट देना चाहता है, उसके नाम के आगे, उसके चिन्ह के आगे एक बटन होता है ब्लू कलर का, और उसको दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, और अपना वोट दे देता है। वंस द पोलिंग इज ओवर, जब पोलिंग खत्म हो जाती है, ऑल द ईवीएम आर सील्ड, उस ईवीएम को सील किया जाता है, पैक किया जाता है, एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस, और एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर, जैसे अभी आपके राजस्थान के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं और सारी ईवीएम कहाँ जा चुकी है, आपके सिक्योर प्लेस पर जा चुकी है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, जैसे हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट की कहाँ है, नागौर के अंदर पड़ी है, कॉलेज के अंदर। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, ऑन ए फिक्स डेट, ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। जैसे हमारे, आप देखेंगे हमारे इलेक्शन हुए थे आपके 25 नवंबर को हुए थे, लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब है, आपकी 3 दिसंबर को है। तो 3 दिसंबर को आपकी सारी ईवीएम ओपन होगी, और उनमें काउंट किए जाएंगे कि किस किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले हैं। क्लियर? The agents of the all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. और प्रत्येक कैंडिडेट के वहां पे एक एजेंट होगा जो ये इंश्योर करेगा कि काउंटिंग जो है एकदम प्रॉपरली चल रही है। The candidate who secures the highest number of votes from a constituency declared elected. जो भी कैंडिडेट जिसको ज्यादा उन हाईएस्ट वोट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा,
हाईएस्ट। हाईएस्ट कैसे, जैसे देखो 3 कैंडिडेट है, ए को मिले 1300, ए को मिले 1325, ए को मिले 1303। देखो डिफरेंस तो बहुत ही कम है, लेकिन हाईएस्ट किसको मिले, 1325 को। तो विनर कौन सा हो जाएगा, 1325 वाला हो जाएगा। ये आपका है, ये हमारी इंडिया के अंदर ये पैटर्न है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और जो भी कैंडिडेट है वो हाईएस्ट नंबर प्राप्त करता है उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ए स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। और आप देखेंगे जो काउंटिंग होती है वो कभी 2 चरणों में 3 चरणों में नहीं होती है। ज्यादातर आप देखेंगे, जनरली आप देखेंगे तो काउंटिंग ऑफ वोट्स जो होती है प्रति सभी विधानसभा क्षेत्रों की, वो आपके सेम टाइम पर होती है और एक ही दिन पर होती है। टेलीविजन चैनल पर उसको प्रसारित किया जाता है, रेडियो पर उसका प्रसारण किया जाता है, न्यूज पेपर रिपोर्ट द दिस इवेंट, इस घटना की जो है, जो आपका इलेक्शन डे होगा जब आप देखेंगे तो 3 नवंबर जो आपके दिसंबर है उसको आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका जो सोशल मीडिया वहां पे वो जारी रहेगी। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग, कुछ ही घंटों के बाद में all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government। और कुछ घंटों के बाद में सबको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट सरकार बनाएगा। और ये भाई साहब अपन अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। इसी के साथ ही सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखो सब्सक्राइबर बढ़ाने, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। आप इसको अगर 1000 तक कर दो तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे से 1000 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई।